अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और सबसे पहले आपको खबर देंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात के मुतालिक। तो पाकिस्तान में कोरोना फैला नहीं, जबरदस्ती फैलाया गया है, जिसकी जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है और इसकी जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर आयद होती है। हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ सिंध हुकूमत की कोशिशों को सबोताज किया है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर इल्जाम लगा दिया, कहते हैं मुल्क में कब तक क़यादत का बहरान बर्दाश्त करना पड़ेगा। वजीर आजम बात मजदूर तबके की करते हैं और मुलाकात कारोबारी तबके से करते हैं। वजीर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस फैल चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, और हमें बस इसके साथ अब जीना पड़ेगा। एक बात हमें क्लियर करना चाहिए कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने ना सिर्फ फैलाया गया, जबरदस्ती फैलाया गया। हम आज भी मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से कि अपना रवैया दुरुस्त करें। पाकिस्तान एक जंग की सूरत हाल में है। पाकिस्तान के शहरी अपनी जिंदगी और सेहत उनके वो भी खतरे में है। हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स की जिंदगी और सेहत खतरे में है, और हमारा वफाकी हुकूमत ने हमारे अवाम को, हमारा डॉक्टर्स को, हमारा नर्सेस को लाबारिस छोड़ा है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की गरीब अवाम को ना सिर्फ सेहत और जिंदगी को खतरा में डाला है, मगर उनका मुआशी सूरत हाल को तबाह कर दिया है, और अब उनको जवाब देना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत मजदूर का नाम लेता है, मेहनत कश का नाम लेता, लेकिन मिलता है तो कारोबारी तबका से मिलता है, मिलता है तो बिजनेसमैन से मिलता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि 100 दिन में 1900 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए हैं। ताहम पाकिस्तान में ये बीमारी इतनी मोहलिक नहीं जितना यूरोप और दीगर ममालिक में रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ज्यादा केसेस वाले इलाकों में हिफाजती इकदामात हमारी तरजीह हैं। पिछले 100 दिन के अंदर की सबसे ज़ाहिर है जो तकलीफ दह बात यह है कि हम 1900 से ज़्यादा पाकिस्तानी से जुदा हो चुके हैं जो इस बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। ये हकीकत है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला की आप समझ लें करम है कि हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई जितनी के दूसरे ममालिक के अंदर हुई है, ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर। जबकि डॉक्टर मुजफ्फर मिर्जा का कहना है कि मालूम नहीं कब तक वबा के साथ रहना पड़ेगा, और कोशिश है कि उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाए जहां कोरोना केसेस ज्यादा हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स का तहफ्फुज ज्यादा जरूरी है। हमारे नंबर्स अमंग हेल्थ प्रोफेशनल्स जो इन्फेक्शन है, इट इज फार लोअर देन व्हाट वी हैव सीन इन यूरोप। हमारे 3% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्टेड नहीं है पाकिस्तान में अभी, और हम इसको डेली मॉनिटर कर रहे हैं। नीड्स असेसमेंट का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है कि नीड्स कैसे असेस करनी है, कितनी शिफ्ट्स में कितने डॉक्टर्स होते हैं, बेड्स कितने हैं, मल्टीप्लाई, ये वो बड़ा लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व। एंड फाइनली वी आर नाउ टुडे एबल टू असेस द नीड्स, and then with the help of NDMA directly NDMA से कार्टन्स के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर more than 450 हॉस्पिटल्स को PPEs भेजे जाते हैं for the frontline health workers। तो इस वक्त हमारे डेटा के मुताबिक, फेडरल गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक अवेलेबिलिटी of the PPEs should not be a problem। बिलावल ने सब कुछ बताया, लेकिन सिंध हुकूमत की कारकर्दगी नहीं बताई। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने से अस्पताल में हो रहा है। सिंध हुकूमत अवाम को राशन के बजाय भाषण से बहला रही है। तक सिंध के अंदर कोई ऐसा नहीं उठा कि उसने कहा कि मुझे राशन मिल गया। हुकूमत के तो मुतजाद बयानात आ रहे हैं कि इतने राशन दिए, तो उसका भी जवाब दे। फरजंद जरदारी को तो ये कहूंगा कि बजाय इसके कि आज NCOC की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्रीफिंग सुन लेते हैं। आपका वजीर आला
جو کہ آپ کے ابو زرداری کے کرپشن میں سہولتکاری کا کردار ادا کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ جے ٹی رپورٹ میں نے پڑھی ہے, پوری پاکستانی قوم پڑھ لے, اس میں سہولتکاری کا کردار ادا کر رہا ہے. وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, این سی او سی میں مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں, وہ پھر ریکٹیفیکیشن کے لیے آ جاتا ہے این سی سی کے پاس. وہاں پہ بھی تمام اس وقت صوبے مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں, اتفاق ہوتا ہے. شام کو آپ کو کوئی اور ایشو تنگ کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں. اور کنٹینر سے اتر کر مستند اقرار پر آنے والے کپتان کے کھلاڑی انداز گفتگو نہ بدل سکے. مخالفین کے خلاف جارحانہ انداز میں گفتگو اور جوش میں ہوش کھونے کی روایت ابھی بھی برقرار ہے. بلاول کے انداز میں شائستگی, جبکہ مراد سعید کا انداز دیوانگی. کنٹینر سے ایوان اقتدار آئے, انداز گفتگو بھی ساتھ لائے. کپتان کے کھلاڑیوں کا جوش میں ہوش کھونے کی روایت برقرار. 12,000 خاندان وفاق حکومت نہیں دیا. میں سوال کروں گا کہ 62% پیسہ جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس آتا ہے, آپ نے کیا دیا؟ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس میں شائستگی کے ساتھ سیاست اور حکومتی کارکردگی پر تنقید, نہ ذاتی حملہ نہ کردار کشی کی. وفاقی حکومت مزدور کا نام لیتا ہے, محنت کش کا نام لیتا ہے. آپ کے سامنے رکھ لوں, جو بھی آپ کا موقف ہے اسٹیل مل کے بارے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پر واضح ہے. اپوزیشن کے دوران حکومت کے لیے جارحانہ انداز ایوان اقتدار میں بھی نہ بدلا. مخالفین پر غیر مناسب اور ذاتی حملے جاری. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کی حکومتی کارکردگی کی بجائے بلاول پر ذاتی حملے. نام کے بجائے فرزند زرداری کہہ کر پکارتے رہے. میں فرزند زرداری آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے ایک سٹیپ آپ نہیں بتا سکے کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے, دوسروں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے. سوال ہوگا راشن کا پیسہ کدھر چلا گیا, باشن مزید نہیں چاہیے. فرزند زرداری کو تو یہ کہوں گا, آپ کا وزیر اعلیٰ جو کہ آپ کے ابو زرداری کے کرپشن میں سہولتکاری کا کردار ادا کر رہے ہیں. کپتان کے کھلاڑی ٹیم کارکردگی کے بجائے مخالفین پر ذاتی حملے کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ کام کے نہ کاج کے, دشمن سماج کے. وطن عزیز میں کورونا نے پنجے گاڑ لی ہیں. متاثرین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ, مریضوں کی تعداد 93,000 سے بڑھ گئی ہے. ایک دن میں 97 افراد لقمہ اجل بن گئے. اموات کی تعداد 1993 تک پہنچ گئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 4,734 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور 97 مریض انتقال کر گئے. کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 93,900 سے زائد اور اموات کی تعداد 1,935 سے زائد ہو گئی ہے, جبکہ 32,581 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. سندھ میں 34,879, پنجاب میں 35,308, خیبر پختونخوا میں 12,459, بلوچستان میں 5,776, اسلام آباد 4,323, آزاد کشمیر میں 345 اور گلگت بلتستان میں 897 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,185 ٹیسٹ کیے گئے, جس کے نتیجے میں اب تک مجموعی طور پر 6,60,508 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. ادھر محکمہ صحت نے کہا ہے کہ پنجاب کے ڈاکٹروں, نرسوں اور طبی عملے میں کورونا کی شرح سب سے زیادہ ہے. 20% ڈاکٹر اور ہیلتھ پروفیشنلز کورونا سے متاثر ہوئے. محکمہ صحت کا کہنا تھا کہ پنجاب میں طبی عملے کے 2,940 ٹیسٹ کرائے گئے. طبی عملے کے 562 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی, جبکہ پرنسپل جنرل اسپتال پروفیسر الفرید ظفر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے. جبکہ ینگ ڈاکٹرز نے پنجاب حکومت کے دعووں کی کلئی کھول دی ہے. کہتے ہیں پنجاب میں کوئی سہولت نہیں دی جا رہی ہے. 40% ہیلتھ سٹاف کورونا کا شکار ہے. جو پالیسی اپنائی گئی گورنمنٹ کی طرف سے وہ بڑی ان ایفیکٹو ہے. جو پی پیز دیے گئے آپ کو پتا ہے, ایک تو وہ ان کی ترسیل میں اور ان کو مہیا کرنے میں ایک خاصا وقت لگ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے ایمرجنسی میں آؤٹ ڈورز میں وارڈز میں پی پیز مہیا نہیں کیے, جس کے باعث اس وقت جو ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکس پازیٹیو ہو رہے ہیں ان کی زیادہ تر تعداد وہ ہے جن کو ایمرجنسی سے, آؤٹ ڈور سے یا وارڈ سے ہو رہا ہے. کورونا میں کام کرنے والے ہیلتھ پروفیشنلز کی نسبت کم ہے, جبکہ ایمرجنسی میں یا وارڈز میں جو پازیٹیو آ رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. فیصل آباد میں ماسک نہ پہننے والوں کو انتظامیہ کا جھٹکا. انتظامیہ کو شہریوں کو ماسک پہننے کا پابند بنانے کا انوکھا طریقہ. ماسک نہ پہننے والوں کو سڑک پر کھڑا کر کے سزائیں دی گئیں.
शहरियों को करंट डिवाइसेस से डराया भी गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्ती की जा रही है। मास्क न पहनने वालों को सजाएं पाबंद बनाने के लिए दी जा रही हैं, ऐसा कहना था जिले इंतजामिया का। जिले इंतजामिया और पुलिस ने शहरियों को मास्क भी फराहम किए। और लाहौर का रुख करते हुए आपको बताएं कि लाहौर में फेस मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। सूबाई दारुल हुकूमत की अहम शाहराहों पर फेस मास्क का इस्तेमाल न करने वालों को जुर्माने और आगाही मुहिम जारी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान एजाज। पंजाब के दिल लाहौर में दूसरे रोज भी ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन नजर आई। माल रोड समेत लाहौर की अहम शाहराहों पर फेस मास्क न पहनने पर मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा ड्राइवर्स को 200 रुपए के चलान जारी किए गए और शहरियों को फेस मास्क पहनने की हिदायत की गई, जिसको शहरियों ने खूब सराहा। ये हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है और ये होनी चाहिए हिफाजती तदाबीर सबके लिए। ये बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। तो लाजमी पहनना चाहिए, जो कोरोना वायरस अफवाह फैली हुई है, ये तो लाजमी एक हर बंदे को पहनना चाहिए। डीसी लाहौर की जानब से लाहौर में 8 टीमें तश्कील दी गई हैं जो एहतियाती तदाबीर न अपनाने वालों को आगाही दे रही हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत का ये फैसला उनकी हिफाजत के लिए है, जिसको जिम्मेदारी के साथ कबूल करके ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। हम लोगों को गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को जो है वो ज़रूरी फॉलो करना चाहिए और डेफिनेटली मास्क जो है वो हमारी हिफाजत के लिए है, चूँकि ये हमारी ही अपनी हिफाजत कर रहा है, तो इसलिए हमें इसकी जो है पाबंदी करनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, अच्छा तरीका है ये। इनको चाहिए कि इसके ज़्यादा इक़दाम करने चाहिए। ये मास्क के बगैर बिल्कुल नहीं बाहर निकलना चाहिए। शहर की बड़ी शाहराहों पर शहरियों की जानब से फेस मास्क पहनकर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, तो वहीं कुछ ऐसे शहरी भी नजर आए जिन्होंने एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। कोरोना वायरस की सूरत हाल में फेस मास्क पहनना, तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाना हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले को सराहते हुए कहा कि बाहसीते कौम मिलकर ही हमें कोरोना वायरस जैसी खतरनाक मोजी मर्ज को शिकस्त देना होगी। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टील मिल मुलाजमीन को फारिग करने की मज़म्मत करते हुए वाज़ेह किया है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान स्टील मिल के मजदूरों को लावारिस नहीं छोड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने NFC अवार्ड की तश्कील 9 को भी गैर आईनी करार दे दिया और इस हवाले से APCs बुलाने का इंदिया दे दिया। वफाकी हुकूमत मजदूर का नाम लेता है, मेहनत कश का नाम लेता है। आपके सामने रख लूं, जो भी आपका मौक़िफ़ है स्टील मिल के बारे से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर वाज़ेह है। लेकिन इस वक्त एक पैंडेमिक के दौरान आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि 10,000 पाकिस्तानीज़ को आप बेरोजगार करेंगे? इंसानियत के खिलाफ है ये। पैंडेमिक के दौरान आप बेरोजगार नहीं करेंगे, आप तनख्वाह देंगे, मगर ये असूल और इंसानियत के खिलाफ वर्जी है कि आप इस वक्त 10,000 स्टेट के मुलाजमीन को फारिग कर रहे हो। लेकिन इसका भी हम मज़म्मत करते हैं। सिंध हुकूमत उसके हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। हम स्टील मिल्स के मजदूरों के साथ शाना बेशाना खड़े हैं। गजब किया, तेरे वादे पर एतबार किया। ECC के पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करने पर मिल्स मुलाजमीन चिल्ला उठे। कहते हैं हमें एतमाद में लिए बगैर निकाल दिया गया, हमें बताया जाए किस कानून के तहत निकाला गया है। मिल मुलाजमीन की दहाइयों ने असद उमर के पुराने दावे वादे याद दिला दिए। 9,000 से ज्यादा पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को अचानक इदारा बदर कर दिया जाए तो उंगलियां तो उठेंगी। कहाँ गए वो वादे कि अगर मुलाजमीन के साथ कुछ हुआ तो हम मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे, और कहाँ ये आलम के एक लफ्ज कहने की भी जहमत गवारा न की। साबिक विफाकी वजीर असद उमर ने भी कहा कि मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, कभी स्टील मिल्स मुलाजमीन के खिलाफ फैसला हुआ तो वो मुझे साथ खड़ा पाएंगे। ये रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि असद उमर तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं बल्कि खास तौर पे स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। हमारे डिसमिस के लेटर जो है
ہمارے TCS کے ذریعے اور ڈاک کے ذریعے گھما رہے ہیں پیچھے. اگر آپ اس طرح فیصلہ کرو گے تو اس فیصلے کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس فیصلے کے خلاف ہم ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور ہر اس فورم پہ جائیں گے جہاں ہمیں انصاف کی توقع ہوگی. انہوں نے کہا تھا میں روزگار دوں گا, آپ کے سننے میں غلطی ہوئی تھی. انہوں نے بولا میں 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کروں گا. 10,000 تو یہ کر دیے, باقی 6,000 یہ اور اداروں سے نکالے گئے. CCC میں مافیا بیٹھی ہوئی ہے. کل سے ہم یہاں بیٹھے ہیں, کوئی بھی نہیں آیا, حکومتی نمائندہ ہے, کوئی ایک MP بھی نہیں آیا یہاں پہ, جبکہ ان کے یہاں روز آتے ہیں, لیکن وہ کل سے یہاں پہ کوئی نہیں آیا, نہ کوئی رابطہ کر رہا ہے, نہ کوئی فون آیا. بغیر شوکاز, بغیر وارننگ, بغیر ایکسپلیشن, بغیر انکوائری کے ٹرمینیشن لیٹر دے دیا ہے. مجھے بتایا جائے میرا کیا قصور ہے. امید تھی لیکن یہ امید آج ختم ہو گئی ہے. ہمیں امید تھی تنخواہ بڑھے گی, اسٹیل مل بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب نے, انہی کی حکومت نے ہمیں برطرفی کا فیصلہ کیا ہے. دوسری جانب پاکستان اسٹیل ملز کے ملازمین اس اندھیر نگری پر سر پکڑے بیٹھے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم سے بنا پوچھے نوکریاں چھین لی گئیں, بتایا جائے یہ کیسے ہوا. اب حکومت لاکھ دلیلیں دے مگر نئے پاکستان میں بھی عام آدمی کے استحصال کی وہی پرانی کہانی دہرائی گئی ہے. اسد عمر اور نہیں تو اپنے ہی کہے کہ لاج رکھ لیں, ملازمین کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے تو 2 بول بول کر دلاسا ہی دے دیں. اس سے پہلے ایک بار وزیر اعظم عمران خان نے بھی پاکستان اسٹیل مل کے بارے میں کچھ کہا تھا اور عوام کے سامنے بڑے بڑے دعوے بھی کیے تھے. اسٹیل مل ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ مینجمنٹ لا کے, پرائیویٹائز کر کے نہیں, مینجمنٹ ٹھیک کر کے, اور اسی نئی مینجمنٹ سے یہ اسٹیل مل انشاءاللہ پھر سے نفع کمائے گی. اسٹیل مل ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ مینجمنٹ لا کے, پرائیویٹائز کر کے نہیں, مینجمنٹ ٹھیک کر کے, اور اسی نئی مینجمنٹ سے یہ اسٹیل مل انشاءاللہ پھر سے نفع کمائے گی. قیام پاکستان کے وقت ملک کی اہم ضرورت خیال کی جانے والی اسٹیل مل بے جا سیاسی مداخلت سے بے وقت ہو کر رہ گئی ہے. جہاں ملازمین بر وقت تنخواہیں نہ ملنے سے بحال ہیں تو حکومت بھی بھاری خسارے کا رونا روتا دکھائی دیتی ہے. قیام پاکستان کے بعد انتہائی اہم سمجھے جانے والے اس اہم منصوبے کو 20 سال بعد جنرل یحییٰ خان نے عملی جامہ پہنایا. روس کی معاونت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے 30 دسمبر 1972 کو اس کا افتتاح کیا. 14 اگست 1981 کو پہلی بلاسٹ فرینس نے کام شروع کیا اور اس طرح پاکستان لوہے اور سٹیل تیار کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو حال دوسرے سرکاری اداروں کو ہوتا ہے وہی اسٹیل مل کا ہوا. بڑی تعداد میں سیاسی بنیادوں پر ملازمین کی بھرتیاں ہوئی. کرپشن, بے ایمانی اور ناقص کارکردگی نے اس میگا پروجیکٹ میں ڈیرے ڈال لیے اور نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلا, جس کے بعد سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے سال 2006 میں اسٹیل مل کی نجکاری کا فیصلہ کیا. 2017 میں پھر نجکاری کی منصوبہ بندی کی گئی. اس وقت اسٹیل مل کا خسارہ 177 ارب روپے تک تھا, لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا. موجودہ حکومت نے پہلے ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کا اعلان کیا, پھر 1 ماہ کا نوٹس دے کر فارغ کرنے کا اعلان کر دیا. نجکاری کے اس منصوبے کو عملی جامہ ایسی حکومت پہنا رہی ہے جو کبھی بھی اس کی نجکاری کے حق میں نہیں تھی. اسٹیل ملز کو قائم کرنا جتنا مشکل تھا اب اس کو ختم کرنا بھی حکومت کے لیے اتنا ہی مشکل دکھائی دیتا ہے. نئے پاکستان میں کپتان کی مرضی چلے گی. وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر غلط ٹویٹ داغ دیا. کسی اور شاعر کی نظم کو علامہ اقبال کی نظم بنا کر پیش کیا. انہوں نے بعد میں غلطی بھی مان لی. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں اون شرازی. وزیر اعظم عمران خان ٹویٹر پر ٹویٹس کے حوالے سے عمومی طور پر خبروں میں رہتے ہیں. جہاں وہ اہم قومی اور بین الاقوامی معاملات پر ٹویٹر کے ذریعے رائے دیتے ہیں, وہیں پر قومی تہواروں اور شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی ٹویٹر کا ہی سہارا لیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی وہ غلط ٹویٹ بھی کر جاتے ہیں, جیسے شب برات سے اگلے دن شب برات پر دعاؤں کے لیے ٹویٹ کیا اور پھر 2 گھنٹے بعد ڈیلیٹ کر دیا. اب کی بار وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر وائرل کسی شاعر کی نظم کو علامہ اقبال کی نظم قرار دے کر ٹویٹ کر دیا, جس پر ادبی حلقوں نے حیرانگی کا اظہار کیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک ذمہ دار شخصیت ہے, ہمارے ملک کے سربراہ ہیں, ان کے لاکھوں فالوورز ہیں, ان کا ہر ٹویٹ اخبارات اور میڈیا کی زینت بنتا ہے, تو ان کو پوری طرح تحقیق کر کے چیز شیئر کرنی چاہیے. ہمیں معلوم ہوا کہ ایسی نظم سوشل میڈیا پر اسد معروف نامی شاعر کے نام سے وائرل ہے. جب پشاور کے رہائشی ڈاکٹر اسد معروف سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بیر پر غزل انہوں نے ضرور لکھی,
लेकिन ये नज़म उनकी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गलती का एहसास करते हुए तस्वीर का ट्वीट दागा और बोले, ये इलामा इकबाल की नज़म तो नहीं, लेकिन मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ वो यही है। सैयद अउन शिराजी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर इल्जामात की बौछार कर दी है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने तरदीद कर दी है, सच है या झूठ। गैर मुल्की सहाफी ने अचानक इल्जामात की बौछार क्यों की, इससे कई सवालात जन्म लेने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो बयान में अमरीकी खातून ने साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा कैलानी, साबिक वजीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। अमरीकी खातून ने कहा कि 2011 में वो अपने वीजा से मुतालिक बातचीत के लिए मिनिस्टर इनक्लेव में रहमान मलिक के घर गईं तो उन्हें नशावर मशरूब पिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। उस वक्त चुप इसलिए रही कि उस वक्त के वजीर दाखिला के खिलाफ आवाज उठाती तो कौन मदद करता। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में उन्होंने जो कुछ ट्विटर पर शेयर किया उसके उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। अमरीकी खातून का दावा है कि यह वाकया उसी वक्त के आसपास पेश आया था जब एबटाबाद में अलकायदा के लीडर असामा बिन लादेन की हलाकत हुई थी और पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात साजगार नहीं थे। यूसुफ रजा गिलानी ने तब दस्त दराजी की जब वो ऐवान सदर में मुकीम थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी को टैग करके अपील की कि अपने लोगों से कहें कि मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अमरीकी खातून के इल्जामात की तरदीद की है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हाल में ही वो पहली और आखिरी मर्तबा अमरीकी खातून से मिले थे और उससे कबल वो उन्हें जानते तक नहीं थे। चंद रोज कबल खातून ने शहीद बेनजीर पर अजीबो गरीब इल्जामात लगाए। कोई भी शहीद बीबी पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। रहमान मलिक के तर्जुमान के जारी बयान में कहा गया कि वो खातून के बेहुदा इल्जामात का जवाब देने को अपनी तौहीन समझते हैं। सिंधिया रिची कौन है, पाकिस्तान में कब से मुकीम है और अचानक से सोशल मीडिया सारिफीन को कैसे अपना गर्विदा बनाया, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये है सिंथिया रिची। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर इनकी धूम है। पहले पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने लाती रहीं और अब अचानक सियासतदानों का मुबैना मनफी चेहरा सामने ला रही हैं। पाकिस्तान के मुस्बत तस्वुर से यकायक मनफी बातें कैसे सामने आने लगी। सियासतदानों पर इल्जामात लगाने वाली अमरीकी खातून अपना तारुफ फ्रीलांस प्रोड्यूसर, हिदायतकार और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट के तौर पर करवाती हैं। अमरीकी शहरी रिची 2009 से पाकिस्तान में है। रिची अपने ब्लॉग में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करती रही हैं। सेहत वाली तस्वीर और वीडियो से पाकिस्तानी शहरी सिंथिया रिची के गर्विदा हुए। सेहत को फरोग देने के लिए सिंथिया ने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का सफर किया। नगर नगर की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया की जीनत बनाई। सिंथिया तस्वीर को मुस्बत पाकिस्तान, उभरता पाकिस्तान और एक अलग जाविया जैसे हैशटैग्स इस्तेमाल करती रहीं। मुस्बत इमेज के बाद गुज़श्ता माह रिची ने शहीद बेनजीर भुट्टो को अपनी तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया। इस ट्वीट ने सभी को हैरान कर दिया और पीपल्स पार्टी की क़यादत तो सख्ते में आ गई। बेनजीर भुट्टो से मुतालिक तौहीन अमेज ट्वीट्स पर पीपल्स पार्टी ने सिंथिया के खिलाफ FIA को दरख्वास्त दे दी। सिंथिया ने बख्तावर भुट्टो जरदारी पर भी ट्वीट की, लेकिन बाद में डिलीट कर दी। अब सेनेटर रहमान मलिक, यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर भी इल्जामात लगा दिए। तहरीक इंसाफ की हामी तस्वुर की जाने वाली सिंथिया कहती है अगला नंबर मुस्लिम लीग नून का है। बेकाबू कोरोना, टिड्डी दल, महंगाई और बजट से कबल अमरीकी खातून के इल्जामात ने कई सवालात उठा दिए। लोगों में पाई जाने वाली बेचैनी और उनके सवालों के जवाब कौन देगा? क्या आप कुछ कहना पसंद करेंगे? यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कल आला सतही इजलास तलब कर लिया है। इजलास में चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर ऑन शिराजी से। जी ऑन। जी हसन, बिल्कुल वजीर आजम इमरान खान ने ये अहम इजलास तलब किया था। कल दोपहर को होने वाले इस अहम इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और बाकी वज़रा जो है वो शिरकत करेंगे। इस इजलास में ज़राए बता रहे हैं कि शेख रशीद, असद उमर, फवाद चौधरी और उनके अलावा दीगर जो वज़रा है वो शिरकत करेंगे और खसूसी तौर पर इस बात का फैसला किया जाएगा कि चीनी बहरान में जो मुलव्वस अरकान थे और जो मुलव्वस माफिया है उसके खिलाफ किस अंदाज में कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ साथ अपनी राय अमल तय किया जाएगा कि चीनी बहरान के में मुलव्वस अफराद के खिलाफ
आया केसेस नैब को दिए जाएंगे या FIA को दिए जाएंगे और किस अंदाज में इन केसेस को आगे चलाया जाएगा? जी सही, शुक्रिया अंशरासी। अब आपको बताएं कि JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कोरोना की वबाई सूरत हाल में NFC अवार्ड पर और 18वीं तरमीम को छेड़ना गलत इकदाम करार दे दिया है। कहते हैं हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कोरोना जैसी वबा फैल रही है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाहिद। पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना था कि कोरोना की वबाई सूरत हाल में NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को छेड़ना गलत इकदाम है कि गैर मामूली अहमियत के हामिल 18वीं तरमीम में रद्द-बदल करे और आइन की पार्लिमानी और जमहूरी रूह का खात्मा करे और साबिक डिक्टेटर्स के इक़दामात का इहया और इआदा करे कि 18वीं आइनी तरमीम में तब्दीली मुल्क की यकजहती और सालमियत के लिए ख़तरनाक होगा। NFC अवार्ड में इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए तब्दीली नाकाबिल कबूल है। नए विफाक के आईनी जिम्मेदारियों को सूबों पर डालना कतन कबूल नहीं। सहाफियों से बात करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि जुमाती कॉन्फ्रेंस मुतालबा करती है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को लाने के लिए एयरपोर्ट खोले जाएं, जबकि टेढ़ी दिल से मुतासरा काश्तकारों को रिलीफ दिया जाए। मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना था कि हुकूमत बिजली सारिफीन को 3 माह का बिल माफ करे, जबकि वफाकी हुकूमत पन बिजली का मुनाफा सूबे को जारी करे। दल से मुतासरा जमींदारों और काश्तकारों को रिलीफ पैकेज दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के खालिस मुनाफी KCM फार्मूले के मुताबिक 500 अरब रुपए बकायाजात फिलफौर अदा किए जाएं और KCM को किसी तौर पर मुतनाज़ा न बनाया जाए। हुकूमत के ऐलान के मुताबिक बिजली के तमाम सारिफीन को 3 माह की बिजली बिल माफ़ किए जाएं। नेब की तरफ से अपोजिशन कायदीन के खिलाफ एक तरफा मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। आटे की किल्लत और महंगाई, पेट्रोल की किल्लत और मसनूई महंगाई नाकाबिल बर्दाश्त हद तक बढ़ रहा है, जो कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों की इंतजामी नाअहली का सबूत है। ब्रीफिंग के मौके पर सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम का कहना था कि इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कोरोना जैसी वबा फैल रही है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच TV, पेशावर। और अब बात करें महंगाई की, तो मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरकरार है। आवाम के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी अशिया की कीमतों में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। दुकानदार दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ दिखाई देते हैं। हुकूमत की पॉलिसियों ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। लॉकडाउन में फंसे शहरियों की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से पैदा होने वाली महंगाई ताहाल बरकरार है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही कीमतें कम होती हैं कोई अशिया की कीमतों में कमी नहीं लाता। दुकानदार फैक्ट्री मालकान पर मलबा गिराकर बरिउज़ जिम्मा हो जाते हैं, जबकि फैक्ट्री मालकान हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं। आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, गोश्त और दूध दही सब कुछ आवाम की पहुंच से बाहर हो चुका है। शहरियों के लिए बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाना भी मुश्किल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ लॉकडाउन से काम काज बंद हुआ है, तो दूसरी जानब जिसके बस में जो आता है इतनी कीमत वसूल करता है, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमती इदारों की सारी तवज्जो कोरोना से बचाव के मास्क पहनाने पर है। जबकि शहरी इक़्तिदार से आपको खबर देते हुए बताएं कि जिला इंतजामिया की गफलत इंतहा को पहुंच गई है। इस्लामाबाद के इलाकों खन्नापुर, तलराई, तरामड़ी, अलीपुर जैसे इलाकों में दुकानदार और ठिये वाले रेट लिस्ट जारी होने के बावजूद मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। इस्लामाबाद में जिली इंतजामिया रेट लिस्टें जारी तो कर देती है, लेकिन चेक एंड बैलेंस का कोई बेहतर सिस्टम न होने की वजह से दुकानदार और ठिये वाले शहरियों से अपने मनमाने निर्ख वसूल करते हैं और कीमतों में 30 से 40 रुपए का इजाफा कर लेते हैं। वैसे गरीबी पिछना सारी जिंदगी पिछनी जैसी तो ऐसा कोई हाल नहीं है। इंतजामिया के मोड़ा कोई आना ही नहीं, एक बार लिस्ट ऐसी मोड़ा कड़ा आसी नाले ना कोई मसला है। अमूमन ये होता है कि अगर किसी दुकानदार के पास मतलब है कि रेट लिस्ट है भी तो वो उसको छुपा लेता है, उसे ओपन करके नहीं लगाता, बल्कि पाबंद किया जाए कि मतलब रेल लिस्ट जो दुकानदार हैं वो उसे ओपन करके रखें। शहरियों का कहना था कि जिली इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, सारा बोझ गरीब पर पड़ रहा है। ये तामड़ी चौक में जो हुकूमत जो मंडियों वाला रेट देते उस रेट में नहीं बेचते। इधर आपने अपनी दुकानदारी है,
जो बेचेगा गरीब लोग तबाह बर्बाद होगा। जो जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारी है वो आए, उनको देखे सुने, पता करें, उनका पीछा करें, रोज पूछे थे तो तब ये लोग डरेंगे। जब तक उनका पीछा नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो उनको कैसा पता, इनको डर खौफ नहीं है ना। शहरियों ने शिकवा किया कि रेट लिस्टें एक तो वक्त पर नहीं पहुंचती और अगर दुकानदारों को मिल भी जाए तो वो छुपा लेते हैं ताकि वो मुनाफाखोरी कर सके। क्या करें, लड़ भी नहीं सकते। शहरियों का कहना है कि जिली इंतजामिया रेट लिस्ट तो जारी कर देती है लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जिसकी वजह से दुकानदार अपने मनमाने निर्ख वसूल करते हैं और सारा बोझ गरीब पर पड़ता है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। तनख्वाहों में कटौती नहीं कर सकते, पाकिस्तान ने IMF को जवाब दे दिया। आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक मुज़ाकरात के दौरान वजारत खजाना के हुक्काम ने वाज़ेह किया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती नहीं हो सकती। इस पर रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। IMF का पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% कटौती की जाए और ग्रेड 18 से ग्रेड 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहें मुंजमद भी की जाएं। पाकिस्तान का IMF के दोनों मुतालबात मानने से साफ इनकार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात 2 ऑनलाइन डिजिटल मीटिंग्स में हुए। IMF ने आइंदा बजट में अखराजात कम करने का मुतालबा भी कर दिया। IMF ने मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% कटौती की जाए। कोरोना के बाद G20 मुल्कों में सरकारी तनख्वाहें 20% तक कम हुई। पेट्रोल सस्ता होने और लॉकडाउन होने की वजह से ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी कम हुए। पाकिस्तान में भी कोरोना के बाद लोगों के खर्चे कम हुए हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को साफ साफ जवाब देते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौतियां नहीं कर सकते। G20 मुमालिक में महंगाई की शरह महज 2% है। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने मौक़िफ़ अपनाया कि सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की शरह से महफूज रखना जरूरी है। पेंशनर्स को भी महंगाई की शरह से महफूज रखना जरूरी होगा। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि आइंदा बजट में तनख्वाहें बढ़ाने या नाम बढ़ाने का फैसला अभी तक नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक IMF प्रोग्राम की $6 अरब की तौसीफ फंड सहूलत उसी वक्त बहाल होगी जब हुकूमत IMF के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क के मुताबिक आइंदा बजट पेश करेगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क भर में इस वक्त 49 अजला में टिड्डी दल मौजूद हैं। बलूचिस्तान की 33, खैबर पख्तूनख्वा 9, पंजाब 2 और सिंध के 5 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हुए हैं। NDMA की जानिब से जारी तफसीलात पर रिपोर्ट करेंगे। इस वक्त मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी, NDMA की जानब से तफसीलात जारी कर दी गयी। चारों सूबों के 49 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। बलोचिस्तान के 33 अजला, पंजाब के 2, सिंध के 5 और KPK के 9 अजला मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में खजदार, आवारान, नौशक्की, चागी, गवादर, अत्थल, केच, पंजगोर, खारान, वशोक और कोयटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासर हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, टांक, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लक्की मरवत, कर्क, कुरुम और अक्ज़ई और खैबर के अजला मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक पंजाब में डेरा गाजी खान और मियांवाली में टिड्डी दल मौजूद है। कौमी इदारा बराए नागहानी सूरत हाल के मुताबिक सिंध में मीरपुर खास, थरपारकर, टंडुअल्ला यार, जामशोरो और शहीद बेनजीर आबाद में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। दूसरी जानब टिड्डी दल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। NDMA के मुताबिक 1124 टीमों ने लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,44,000 एकड़ रकबे का सर्वे किया गया, जबकि 24 घंटों में 4,500 हेक्टेयर रकबे का टिड्डी दल को तलफ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया है। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में 2900 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया, जबकि पंजाब में 100 हेक्टेयर और खैबर पख्तूनख्वा में 900 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट की गई है। खबर दें खेल के मैदान से तो शाहीनों की लड़ाई में एक और एंट्री। रमीज राजा साबिक क्रिकेटर और PCB के वकील की लड़ाई में कूद पड़े। बोले साबिक क्रिकेटर हेडलाइन में आने के शौक में बोलने का तरीका भी भूल गए हैं, इसलिए साइबर क्राइम वालों के रडार पर आ रहे हैं। साबिक क्रिकेटर सोशल मीडिया पर चैनल बनाकर बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। मीडिया को हेडलाइन देने की कोशिश में खुद हेडलाइन बन रहे हैं। पहले बोलने का सलीका सीख लें, फिर बोलें। साबिक कौमी कप्तान और इंटरनेशनल कमेंटेटर नाम लिए बगैर रावलपिंडी एक्सप्रेस को खड़ी खड़ी सुना गए। साबिक कप्तान और कमेंटेटर रमीज राजा ने नाम लिए बगैर शोएब अख्तर पर तनकीद करते हुए कहा, बगैर सोचे समझे बोलने की वजह से साइबर क्राइम वालों के नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। साबिक क्रिकेटर YouTube पर संभल कर वारदात करें। किसी के बारे में बात करें तो सलीके और तरीके से बात करें। आजकल साइबर क्राइम में केसेस जा रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड की लड़ाइयां हो रही हैं 1-2 इंडिविजुअल्स के साथ। 1-2 इंडिविजुअल्स ने शायद हदें भी क्रॉस की हैं। साबिक कप्तान का कहना था कि PCB में आजकल 1-2 लड़ाइयों के साइबर क्राइम केसेस चल रहे हैं, इसलिए हमें एहतियात और सलीके से बात करनी चाहिए जो दूसरे को हजम भी हो जाए। रमीज राजा ने अपनी गुफ्तगू में शोएब अख्तर का नाम तो नहीं लिया,
लेकिन बातों बातों में साबिक पेसर और रावलपिंडी एक्सप्रेस की पतलून उतार गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने ऐलान किया है कि वो आइंदा 3 माह अपने जाती अखराजात में से 15 लाख रुपए अतिया करेंगे, जो माली मसाइल से दो चार साबिक क्रिकेटर्स, मैच ऑफिशियल्स, स्कोरर्स और ग्राउंडमैन की इमदाद के लिए खर्च होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा है कि मुश्किलात में घिरे हुए खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और ग्राउंड स्टाफ की माली मुआवनत करने का फैसले में जाती हैसियत में किया है। उन्होंने कहा है कि ये मेरी तरफ से चेयरमैन वेलफेयर फंड में एक छोटा सा हिस्सा है, जो पहले ही खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और ग्राउंड स्टाफ की मदद करने के लिए कायम किया जा चुका है। वसीम खान ने कहा कि मेरे ख्याल में एग्जीक्यूटिव टीम के सरबराह की हैसियत से मुनासिब था कि मैं जाती तौर पर आगे बढ़ता और इस ज़म्न में ये फैसला दुरुस्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी का कहना है कि वो वसीम खान के इस अमल की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि वसीम खान की जानिब से आगे बढ़कर मसाइल कायम करना काबिले सताइश है। सियाह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लाइड की मौत के बाद मिनापोलिस में कानून तब्दील होगा। अमेरिका की मिनापोलिस की सिटी काउंसिल ने पुलिस में फौरी इस्लाहात की मंजूरी दे दी है। अमेरिका में पुलिस के हाथों सियाह फार्म शहरी की हलाकत के बाद मिनियापोलिस की सिटी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें पुलिस ने फौरी इस्लाहात के मुतफिका तौर पर मंजूरी दी गई। सिटी काउंसिल ने पुलिस के मुलजिम की गर्दन दबोचने या घुसने के दबाने पर पाबंदी आयद की जाएगी। पुलिस अफसर को ताकत के इस्तेमाल पर अपने सरबराह को इतला देना होगी। सिटी काउंसिल की मंजूर इस्लाहात के मुताबिक आंसू गैस समेत दीगर हथियारों के इस्तेमाल पर मिनियापोलिस चीफ की इजाजत लाजमी दरकार होगी। शिकायत कानूनदा का मौजूदा तातुल खत्म करने के लिए महकमा पुलिस 30 दरख्वास्त को सुनने का पाबंद होगा, जबकि पुलिस अफसर के खिलाफ 45 रोज के अंदर फैसला सुनाया जा सकेगा। कैमरों के फुटेज का उस वक्त जायजा लिया जाएगा जब किसी अफसर के खिलाफ शिकायत की जाए। बहाली ऑर्डर के लिए तमाम फुटेज की ऑडिट जरूरी होगा। महकमा पुलिस सिटी काउंसिल और अफ्रीकी विरसा की काउंसिल बराया मैनीस्यूटन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के राय को भी अहमियत देने का पाबंद है। मिनियापोलिस सिटी काउंसिल की जानिब से मंजूर होने वाली इस्लाहात की हतमी मंजूरी जज देगा। मिनियापोलिस में सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों सियाह फार्म जॉर्ज फ्लाइड के कत्ल के बाद हंगामे हुए थे, जिसके बाद सिटी काउंसिल ने पुलिस इस्लाहात मंजूर की। अमरीकी फौज के जर्नैलों ने भी मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने से मुतालिक ट्रंप की हिदायत को मानने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप को मजबूरन अपने अहकामात से यू टर्न लेना पड़ा। अमरीकी फौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मैली ने ट्रंप पर खुली तनकीद करते हुए फौज के नाम पैगाम में कहा था कि एहलकार शहरियों के हक आजादी का तहफ्फुज करेंगे। अमेरिका की तबाही और बर्बादी के हकीकी दौर का आगाज हो गया। जल्द या बदीर अमेरिका सुपर ताकत नहीं रहेगा। जल्द ताकत के जम का डंक निकल जाएगा और दुनिया पर धौंस धमकियों का दौर खत्म होगा। कई अशरों से दुनिया पर दहशत ढाने वाले रियासत के जाली ताकत के कफन पर आखिरी कील लगने लगी हैं। नस्ल प्रस्ती की इंतहा करते हुए सियाह फार्म शख्स को हलाक करने के बाद से शुरू होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरे अमेरिका भर में फैल चुके, जिसके बाद ट्रंप सरकार को कर्फ्यू नाफज करना पड़ा। ताहम अब खबर आई है कि अमेरिकी जर्नैलों ने सदर ट्रंप के कहने पर फौज को मुजाहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया है और ट्रंप को मजबूर कर दिया है कि वो अपने गैर इंसानी और गैर कानूनी अहकामात को वापस लें। अमेरिकी फौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मैली ने सदर ट्रंप पर सरेआम तनकीद की थी और फौज को हुक्म दिया था कि वो आइन की पासदारी करे। साबिक जर्नैलों ने भी ट्रंप पर फौज को सियासी चपकलश में घसीटने की कोशिश का इल्जाम लगाया था। जनरल जेम्स का कहना है कि ट्रंप पहले सदर हैं जो मुल्क को मुत्तहद करने की बजाय तकसीम करने पर तुले हुए हैं। जनरल एलन ने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत को अमेरिका में जमहूरियत के खात्मे का नुक्ता आगाज करार दिया। इससे पहले वजीर दिफा मार्क एस्पर ने भी फौज तैनात करने के मामले पर सदर ट्रंप के बयान से दूरी इख्तियार कर ली थी। यही नहीं, ट्रंप के सबसे वफादार समझे जाने वाले सेनेटर लेंजी और रिपब्लिकन सेनेटर लेजा को भी उनके साथ मजीद खड़ा होना मुश्किल होता जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पेशावर में गर्मी शुरू होते ही शहरियों ने खरबूजे के इस्तेमाल को ज्यादा कर दिया है। फल की मांग में भी दिन ब दिन इजाफा होने पर ताजरों ने जगह जगह खरबूजे के स्टॉल सजा लिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाहिद। गर्मी शुरू होते ही पेशावर शहर के अक्सर मकामात पर जर्द रंग के खरबूजे दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका शुमार उन फलों में होता है जो गर्मी के असरात से महफूज रखता है। यही वजह है बच्चे बूढ़े इसे शौक से खाते हैं। ये सिर्फ गर्मी में आते हैं, ये हम खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं, बड़ों के लिए। फिलहाल कितना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।